नमस्कार और बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त तो चला है पंचलाइन का। मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। आज के दौर में नशा सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। इसको यूं कहें कि समाज के लिए एक बड़े नासूर के रूप में ये उभरा है। जिस तरह से लगातार एएनटीएफ की ओर से कार्रवाइयां की जा रही हैं और भारी मात्रा में नशे की बरामदगी इस बात का संकेत है कि नशे की खपत यहां पर निश्चित रूप से बढ़ती हुई जा रही है। आखिर युवा पीढ़ी को किस तरह से इस नशे के जाल से बाहर निकाला जाए, इसमें समाज की क्या कुछ भूमिका हो सकती है, परिवार की क्या भूमिका हो सकती है और सामाजिक स्तर पर क्या कुछ किया जा सके, आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ इस खास चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं तारुफ उनका आपसे करवाऊं। मेरे साथ डॉक्टर अनीता गौतम जी जुड़ी हैं जो कि मनोचिकित्सक हैं स्टूडियो से। आपका बहुत स्वागत है अनीता जी। और पूर्व पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी मेरे साथ स्टूडियो से हैं। कुछ देर में कुछ और गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले अनिल जी मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। जिस तरह से बड़ी तादाद में एएनटीएफ की ओर से लगातार कार्रवाइयां जारी हैं और एक बड़ी मात्रा यहां पर नशे की हर बार बरामद की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है जिस तरह से खपत बढ़ती जा रही है, एक बढ़ते हुए नेटवर्क का भी एक संकेत के तौर पर से देखा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये संकेत जब नज़र आया तो सरकार ने इसको रोकने के लिए और इसके ऊपर चेक करने के लिए एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाया है जो सीधे एसओजी के अंडर में पूरे स्टेट में काम कर रही है। और उसके बाद में ये कुछ परिणाम हमारे को नज़र आ रहे हैं। पहले इस प्रकार का कोई एक समग्र रूप से और इनको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए तस्करों को ऐसा अभियान नहीं चलाया गया। सरकार ने जब से ये नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाया है तब ये कार्रवाइयाँ हमें नज़र आ रही है। ये पहले भी बिक रहा था नशा और आज भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया, लेकिन ये इस दिशा के अंदर एक बहुत प्रभावी कदम है। और आप ये देख रहे हो कि ये जो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके और जो सरकार और नारकोटिक्स विभाग और केंद्रीय एजेंसीज मिलके भी हमारे जो बॉर्डर्स एरिया है उसको, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान से सीमा लगती है, देश के अंदर और भी वो है। अच्छा अनिल जी, इसमें एक महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ठीक है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर आप तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाइयां कर रहे हैं, नाकाबंदी के दौरान कुछ तस्कर पकड़े जाते हैं, बड़ी खेप बरामद होती है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जिस तरह से नशा बढ़ता जा रहा है कि बच्चों तक को मालूम है ये कहाँ से मिलेगा, कैसे इसको करना है, उसके स्तर पर कार्रवाइयां फिर भी कम देखी जाती है। देखिए, तस्करी को रोकने के लिए तस्करी तो रोकनी है और जागरूकता के माध्यम से एक ऐसा माहौल पैदा करना है जिसके अंदर के हमारी जो पुलिसिंग है उसके अंदर ये दे रही है कि शिक्षण संस्थाओं में जा रही है। वो शिक्षण संस्थाओं में जाके उनको वहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है कि यहाँ पे हमारे को आप इंफॉर्मेशन दीजिए जिनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। तो दूसरे चरण में उन्होंने ये और किया है कि जो कभी कभी नशा करने वाले हैं उनके लिए काउंसलिंग का प्रावधान किया है। एनजीओ और जो साइकेट्रिक्स हैं उनके माध्यम से उनको ये किया जा रहा है। नंबर थर्ड जो एक और है तो उनकी काउंसलिंग के साथ में उनका पुनर्वास के लिए भी पुलिस मुख्यालय ने युद्ध स्तर के ऊपर समस्त रेंज के ऊपर ये पिछले माह से कार्रवाइयाँ प्रारंभ की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो है समाज के अंदर जो प्रभावी हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थाएं हैं, इस तरह के जो बच्चे इसमें लिप्त होते जा रहे हैं उनके बारे में पता करके और हमारी पुलिसिंग को और लोगों के बीच। नहीं अनिल जी, ये तो आप ये बात कर रहे हैं कि ठीक है नशे की कोई जद में आ गया है, लिप्त हो गया, उसके बाद की तमाम चीजें क्या कुछ अमल में लाई जाए। मैं ये कह रहा हूं कि ये बिक ही क्यों रहा है इतने बड़े स्तर पर कि बच्चों तक को मालूम है, पुलिस का क्या खुफिया तंत्र उसको ये मालूम नहीं है कि नशा कहाँ मिल रहा है, कौन हैंडलर है, कहाँ से लाया जा रहा है और किस तरह से सप्लाई हो रहा है। हाँ, आप ये देखिए कि पिछले दिनों मैं जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की बात कर रहा हूँ कि जयपुर कमिश्नरेट पुलिस में करीब 800 से ऊपर की कार्रवाइयाँ इस बार हुई है। तो ये दिखाती है कि ये पुड़िया ये बच्चों तक पहुँचाना करना ये हो सकता है कि पहले इस प्रकार का, क्योंकि ये कानून एक बहुत ठोस कानून बनाया है। चलिए ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले तारुफ में करवा दूं धर्मवीर कटेवा जी जो कि राजस्थान प्रदेश नशाबंदी समिति के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही विनोद शर्मा जी जो कि निदेशक हैं ITNIC के, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनिता जी आपका रुख करना चाह रहा हूँ। युवाओं में जिस तरह से नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, क्यों युवा इस ओर इतने ज्यादा आकर्षित हैं?
देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि नशा हमारे दिमाग पर कैसे असर करता है। सिंपल सी बात है, नशे की वजह से हमारे दिमाग के अंदर खुशी का हार्मोन डोपामिन सिक्रीट होता है। शुरुआत में जो लोग लेते हैं वो एक किक की वजह से लेते हैं कि एक किक मिल जाए, या फिर जो युवा पीढ़ी है वो क्यों लेती है कि जस्ट फॉर कि क्यूरियस होता है, इसको लेके तो देखे सब लोग कितना मजा करते हैं, या फिर अपने पीयर प्रेशर के चक्कर में इसकी लफ्ट में आते हैं। फिर धीरे धीरे उस नशे की वजह से, चाहे वो शराब है चाहे वो ड्रग्स है, उसकी वजह से आपके दिमाग की जो नसें हैं वो इस तरीके से बदल जाती है कि जब तक आपके दिमाग को या आपके शरीर के अंदर वो नशा नहीं जाता है वो काम नहीं कर पाता है, या उसके साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई देते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे हाथ पैरों में टूटन होना, आंखों से पानी आना, या फिर बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह इस तरीके से आना, घबराहट होना। और जब ये सिम्टम्स आता है तो व्यक्ति चाहता है कि मुझे खुशी नहीं मिल रही, मेरे हाथ पैरों में टूट रहे हैं तो मैं और नशा करूं। एक तरीके से जो नशा है वो उसको नशे की लत इसलिए बोला गया है क्योंकि शुरुआत में तो व्यक्ति अपने मजे के लिए उसको यूज करता है, पर बाद में वो नशे की गिरफ्त में आ चलिए, ये तो एक जाता है। फैक्टर हो गया हाँ। कि क्यूरियोसिटी जिसको लेकर आप बात कर रही हैं, शौकिया तौर पर उसने ट्राई करने के मकसद से ये लिया और फिर उसकी आदत हो गई। लेकिन जो बढ़ता तनाव आज की उम्र में, खास तौर पर युवा जिस तरह से सहनशीलता खोते जा रहे हैं, है ना, माता पिता से उतना संवाद नहीं रहा, सब वर्किंग है, तो सोशल मीडिया जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ये सारे कारण हैं। सबसे पहली हाँ, सबसे बड़ी बात है कि माता पिता का के बीच में संवाद नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आज जब नई जो जनरेशन अपने पेरेंट्स को देख रही है कि वो जाकर नशा कर रही है, घरों के अंदर हुक्का बहुत कॉमन हो गया, घरों के अंदर अल्कोहल पार्टी बहुत कॉमन हो गई है। जब आपका बच्चा आपको देख रहा है तो उसके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ये नॉर्मल चीज है। सिंपल सी बात है, जिसके घर के अंदर अगर चाय के लिए एक्सेप्टेंस है तो वो नॉर्मल है, अगर अल्कोहल के लिए एक्सेप्टेंस है तो वो नॉर्मल है। जब हम इन चीजों को नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो हम उनको कह नहीं सकते कि ये चीज खराब है। धीरे धीरे वो चीज बच्चे सीख जाते हैं। दूसरी बात आपने कही सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये सबकी पहुंच में, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है, तो जैसा आपने कहा कि उनको कहां से पता चल रहा है, ये भी एक कारण है ना। बहुत इजीली आपको अवेलेबिलिटी पता चल जाती है कि किस दुकान पे किस व्यक्ति से किससे बात करनी है कि आपको ये नशा इजीली मिल जाए। अच्छा, विनोद जी मेरे साथ बने हुए। विनोद जी, जमीनी स्तर पर कितनी गंभीर स्थिति आप देखते हैं? नशा जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। यस विनोद जी। हाँ, देखिए, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक्चुअली। एक तो मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ, गायत्री सप्तक्रांति ट्रस्ट से। तो हम लोग 40 साल से ही अनुभव ले रहे हैं इस चीज का कि घरों में संस्कार खत्म होते चले जा रहे हैं। माता पिता स्वयं भी संस्कारित नहीं हो रहे हैं इस समय। बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, क्या बचपन से सिखाना चाहिए, कौन सी आदतें उनके अंदर डालनी चाहिए, उनकी कमी के कारण से उच्छृंखलता होती है। घर में उन बच्चों को वो माहौल मिलता नहीं है। बाहर जब वो जाते हैं तो स्टूडेंट्स के साथ में उनकी एक यूनिटी बन जाती है, ग्रुप बन जाता है, एक समूह बन जाता है। तो समूह में वो प्रभावित होकर के उनकी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ ये भी देखने में आ रहा है कि बाहरी शक्तियों के प्रभाव से भी कुछ यहाँ पर युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए कुछ इस तरीके के चलाए जा रहे हैं। जैसे अभी नशीली दवाएं बहुत हो गई हैं। हमने जब यहाँ पे काम शुरू किया था तब तो बीड़ी, गुटखा, शराब, सिगरेट, तंबाकू, इन्हीं चीजों की बात होती थी। पर आजकल नशीली दवाएं तरह तरह की आने लगी हैं। और चूंकि भारत की युवा पीढ़ी बहुत प्रतिभाशाली है, भारत को कैसे बर्बाद किया जा सकता है उसके लिए युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देंगे तो भारत की जड़ें हिल जाएंगी। तो ये कुछ बाहरी जो विरोधी शक्तियां हैं वो भी इस कार में लगी हुई हैं। और वो ये नशे की जो दवाएं हैं उनको जो हमारे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस जो माने जाते हैं, आप देखेंगे कि ये समस्या वहीं पर सबसे ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए वैसे होती तो कोई दूसरे कॉलेजेस में, छोटे कॉलेजेस में भी होती, पर वो ये है कि उनको मालूम है प्रतिभाशाली बच्चे वहां पर जाते हैं, तो उनको अगर हम ड्रग एडिक्ट बना देंगे तो ये वैसे ही युवा पीढ़ी यहाँ की चरमरा जाएगी। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स इसमें काम इस समय कर रहे हैं। तो उसमें सबसे जरूरी बात है, हम लोगों ने इसके लिए एक अभियान चलाया था। स्कूलों में हमने छोटे बच्चों को ही, क्योंकि किसी का कोई नशा करता है और उसका नशा छुड़ाना ये बड़ा मुश्किल काम है। हम करते हैं प्रैक्टिकली, हम देख रहे हैं 98 से हम ये काम कर रहे हैं नशा मुक्ति आंदोलन के रूप में। पूरे देश में अभियान हमने चला रखा है। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता यहीं के जयपुर में जो हमारा केंद्र है उसके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। सबको ये दिक्कत आती है कि किसी को हम मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, उसको हेल्प करने के लिए थोड़ा सा
जैसे आत्मबल कमजोर होता है, संकल्प बल कमजोर होता है, तो दवाएं थोड़ी उसमें सहायक हो जाती हैं। तो इन सारी चीजों को करने के चलिए बाद ठीक भी है। जब वो 2-4 दिन ठीक। छोड़ देता है, उसके बाद में फिर कहीं कोई मित्र मिलता है और वो पीछे पड़ता है, अरे यार क्या है, ले ले आज तो ले ले। तो वो चीजें ऐसे वापस से करके शुरू हो वो जाती है, छोड़ने कहीं के ना बाद कहीं फिर वो शुरू हो संबल एक जाता है। तो ये बड़ी बड़ी टफ समस्या चुनौती है। हो जाती है। ठीक है। इसलिए धर्मवीर जी, हमने धर्मवीर जी छोटे मेरे साथ बच्चों बने पे हुए। काम धर्मवीर जी किया था और काफी स्कूल मैं लौटूंगा विनोद अभी जी। भी चल रहा है जी मैं फिर से कि रुक हम करूंगा बच्चों आपका। को ही शुरू से कि न तो नशा करेंगे और न तो करते हैं, न आगे ठीक भविष्य है में विनोद जी, मैं करेंगे। फिर तो से रुक आगे करूंगा कभी इस आपका। तरह की धर्मवीर जी मेरे साथ संगति बने हुए। मिलती है धर्मवीर जी तो मेरा वो आपसे दिशा सवाल में है जाएंगे। कि जो पुनर्वास केंद्र है उनकी संख्या और उनकी गुणवत्ता को लेकर बात करें तो क्या इनफ है? पुनर्वास केंद्र पुनर्वास आप- का नहीं विनोद जी, मेरा सवाल धर्मवीर जी से। पुनर्वास की आप बात कर रहे हैं तो पुनर्वास तो माता पिता के लिए भी अब नहीं रहे, उनके लिए भी कहाँ है जगह। आप नशे वालों के पुनर्वास की बात करते हैं तो वो तो कहीं है ही नहीं। अभी आपने एसपी साहब को सुना, पुलिस वाले, इनका बड़ा अनुभव है, ये नॉर्थ में थे, जयपुर में पोस्टिंग आपकी रही, हर जगह। तो ये बात है कि नशे के बारे में सरकारें, संस्थाएं, आप सब लोग, जब कोई दबाव बनता है तो नशे के खिलाफ बड़ी बड़ी लाइनें छपती हैं, हेडलाइन आपके टीवी पे आती हैं, लेकिन जबान तो गज भर की, लेकिन उस पे चलना इंच भर भी नहीं। ये सबसे बड़ी एक तो ये है। और दूसरा है कि पुलिस, मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, ये बैठे हैं बहुत अनुभवी हैं, यहाँ भी रहे हैं, यहाँ के हर जगह इनकी पोस्टिंग रही है, जयपुर में ज़्यादा रही है। अगर पुलिस के कोतवाल इंचार्ज अगर चाहे कि उसके क्षेत्र में नशा, जुआ, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होगा तो आप हो जाए क्या, मैं प्रश्न करता हूँ। ठीक कह रहा है। नहीं होगा, कफ्ता भी नहीं होगा, लेकिन कहीं में न कहीं ढीलापन होता है, दबाव होता है, भाई भतीजावाद होता है। मेरा बच्चा पकड़ा जाता है तो मैं उसको किसी छुटाने की कोशिश करूंगा कि वो छूट जाए, लेकिन मैंने उसको काउंसलिंग ये नहीं की कि भाई नशे से दूर रहना है। तो ये तो बचपन से ही ये काम हो जैसे पहले होता था, हमारी पीढ़ी वाला है। तो हम तो बीड़ी पीना भी अपराध माना जाता था पापा के सामने, तो शिष्टाचार कहाँ से हुआ? पान मसाले गुटके से हुआ, पूरा परिवार एक साथ खाता था। तो नशा का सैलाब आ गया। अभी विनोद साहब कह रहे थे कि हमारे देश को भारी शक्तियां लगी हुई हैं। भारी शक्तियां तो लगेंगी, क्यों नहीं लगेंगी, वो तो युद्ध भी करती हैं। आपको ध्यान है कि चीन को पूरा अफीमची बना दिया गया था हांगकांग के माध्यम से। आज चीन में सख्ताई हुई, चीन उठ गया, दुनिया की ताकत बन गया। तो धर्मवीर जी देखिए, मैं तो आपसे ये कहूंगा, हम तो पत्रकार हैं, हमारी तो ये कोशिश रहती है, ये मंशा होती है बहुत अच्छा रोल होता है कि समाज में जो भी कुरीतियां हैं हम मुखर तरीके से उनके खिलाफ खड़े हों। जिस तरह से अभी मेरे से अनिता जी बोल रही थी कि आज तो कोई नो टोबैको डे भी नहीं है, आज आपने क्यों सोचा कि इस तरह की डिबेट होनी चाहिए? तो हम तो किसी दिन का भी वेट नहीं करते। अगर ये कुरीतियों की तरफ फैलता जा रहा है, अगर इस तरह की खबरें सामने आ रही तो प्रश्न उठाना लाजमी है। मेरा सवाल आपसे ये है, समाज की क्या कुछ भूमिका इसमें आप देखते हैं? कहीं ना कहीं समाज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसी के इर्द गिर्द सारा ताना बाना है, वहीं से बच्चा खेल के बड़ा होता है, वहीं से बाहर निकलता है। फिर और एक बचपन की बात बताते हैं कि आपको ध्यान है, हम पढ़ते थे, सुनते थे कि नटखट बच्चा है, वो बाहर में गली में कहीं चौराहे पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मास्टर साहब उसको लेके आए और अब उनके पिताजी को उन्होंने कहना चाहा कि आपका बेटा ऐसा कर रहा था। तो मास्टर साहब घर में गए तो पिताजी तो 4 आंगल ज्यादा आगे कर रहे थे उससे। तो स्थिति ये आ गई, हम पेरेंट्स जिम्मेवारी नहीं ले रहे, हमारे पास करने पे आ समय जाते नहीं है, हमारे पास समय नहीं है इस पीढ़ी को संभालने का। हम इतने, एक पीढ़ी है वो 3 पीढ़ियों का ध्यान रखती है, माता पिताजी का, खुद अपना और फिर बेटे का। तो मुश्किल हो रहा है और बेलगाम पीढ़ी हो रही है, लेकिन नशे की वजह से और ज्यादा बेलगाम हो रही है, उस पर रोक जरूरी। अच्छा विनोद जी मेरे साथ जुड़े हुए। विनोद जी, मानसिक स्वास्थ्य पर, चूंकि एक बच्चा तो बच्चा है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मानसिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार का असर नशे का पड़ता है? मानसिक स्वास्थ्य पे भाई साहब सबसे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि एडिक्शन स्वयं ही मन से जुड़ा हुआ है।
जहाँ पर भी हमें कहीं किसी चीज की तलब होती है, वो सारा का सारा मन का खेल है। अब जब कोई भी नशा जब बार बार लगातार करते रहते हैं तो धीरे धीरे मानसिक स्थिति खराब होती चली जाती है, इरिटेशन होने लगता है, एक रेस्टलेसनेस आने लगती है, डलनेस आती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। अभी मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं कि कई ऐसी नशीली दवाएं होती हैं जिनमें उस बच्चे को ये लगता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मतलब आप ये देखिए कि शरीर को कोई तकलीफ होती है, चल सकता है क्योंकि माइंड काम कर रहा है प्रॉपरली, पर जब दिमाग काम नहीं करता है, शरीर बिल्कुल ठीक है, उसके बाद भी आदमी कुछ कर नहीं पाता है। तो ये सबसे बड़ी गंभीर स्थिति है। इसमें सबसे ज्यादा समस्या इनमें इसी की आती है। बाकी अच्छा, एक बड़ी चुनौती यहाँ भी हो जाती है कि कुछ युवा तो डिफेंड करने के चक्कर में इतने हो जाते हैं कि तो प्रसाद के स्वरूप में इसका ग्रहण कर रहे हैं। महादेव के नाम गिनवाए जाते हैं और तमाम भगवानों के, ईश्वर के नाम गिनवाए जाते हैं कि वो भी किया करते थे। ये कुरीतियां, ये बहुत कुरीतियां फैली हुई हैं भाई साहब। ये जो शिव जी को भी उन्होंने बदनाम कर दिया, जबकि इस तरीके का कुछ नहीं है। शिव जी का ये है कि वो समाज की बुराइयों को नष्ट करते हैं, स्वयं उसका पान करके उसको समाप्त करते हैं, हमारे लिए अच्छाइयों को बढ़ाते हैं। क्योंकि आपने सुना ही है कि हलाहल जब समुद्र मंथन से निकला तो उसको शिव जी ने ग्रहण किया। बिल्कुल ठीक है। अलंकारिक भाषा में यही बात है कि बुराइयों को वो खुद ग्रहण करके और हम लोगों को अच्छाइयां देते हैं, हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। तो प्रतीक के रूप में वो है, और उन्होंने उसको घुमा करके इस तरीके से अपने नशे के लिए उसको सहयोगी। अच्छा, अनिता जी मेरे साथ बनी हुई है। अनिता जी, शुरुआती लक्षणों की पहचान कैसे करें कि बच्चा इसकी जद में आ रहा है? माता पिता कैसे पहचाने, वो क्या कुछ संकेत है? हाँ, सबसे ज्यादा माँ बाप ही अपने बच्चे को पहचानते। आपका बच्चा आपका उसका एकेडमिक ग्रेड कम होने लग जाता है। कई बार जो बच्चे उनके ना चेहरे का थोड़ा सा ना थोड़ा डल हो जाता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि लक्षण, चेहरा डल हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा उसके अंदर एक जैसे बोलते हैं ना, एक ग्लो नहीं आ रहा है बच्चे के अंदर, वो ग्लो नहीं आता है। खाने पीने के अंदर उसको दिक्कत आ जाती है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। पर्टिकुलरली वो जो उसके फ्रेंड्स पहले थे जिनके साथ वो टाइम स्पेंड करता, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, बल्कि कुछ नहीं फ्रेंड्स उसके बन गए कि अच्छा मैं उनके पास जा रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। घर से बाहर रहने लग जाता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ, उनके पास जा रहा हूँ। कई बार जो बच्चे इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं कि वो उनकी फुल स्लीव्स पहनने लग जाते हैं ताकि इंजेक्शंस के निशान उनको नहीं दिखाई दे, या फिर उनका व्यवहार के अंदर परिवर्तन आ जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। माँ बाप उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कोई परेशानी है, तो एकदम से गुस्सा करने लग जाते, अपने माँ बाप से बात नहीं करना चाहते, किसी भी सोसाइटी में या किसी भी फंक्शन में जाना पसंद नहीं करते, अकेले रहना पड़ता है, खुद को सेपरेट कर लेते हैं, खुद को सेपरेट करते हैं। पर्टिकुलरली एक ग्रुप, उसी से वो बात करना चाहते हैं, उसी के साथ रहना चाहते हैं जिसके साथ वो नशा करते हैं। तो ये जब व्यवहार में परिवर्तन आता है, कहीं ना कहीं मामला खराब है, कहीं ना कहीं मामला खराब है, कहीं ना कहीं आपको ये चेत जाना चाहिए कि बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, बच्चे की संगत गलत है, या फिर वो नशे का आदी हो। अच्छा, अनिल जी मेरे साथ बने हुए। अनिल जी, जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही है, क्या सिर्फ गिरफ्तारियां काफी है या ये जो नशे की खपत है, इस मांग को घटाने के लिए भी कोई खास तौर पर प्लान है हमारे पास? नहीं, मांग को घटाने का जो प्लान है वो समाज के साथ मिलकर अभी एक प्रयोग किया गया, धर्म गुरुओं के साथ मिलके, जैसे कथावाचक है वहाँ अगर जाते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह का माहौल और संस्कृति के बारे में बताएं, उनको जागरूक करें, युवा पीढ़ी को आगे इसके नशे की प्रवृत्ति के जो बुराइयां हैं उसको उजागर करें, ताकि समाज के प्रत्येक अंग या प्रत्येक एनजीओ मिलके और अगर इसको दूर करने की कोशिश करें तो ये हम इसके ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से मीम्स बना के या जागरूकता फैला के, हम स्कूल के अंदर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये कुछ चीजें, कुछ प्रयोग शुरू किए गए हैं राजस्थान पुलिस के द्वारा। तो इसके अंदर अब सफलता तो धीरे धीरे मिलती है। हमारे साथ में जो प्रैक्टिकल दिक्कत आती है, जैसा अभी अनिता जी बता रही थी, हमारे साथ में अगर कोई इस तरह का नशेड़ी अगर उसको पकड़ लिया तो वो बिना नशे के हवालात में या वहाँ कस्टडी में रह ही नहीं सकता, उसको तो नशा चाहिए। और नशा आजकल शेप बदल गया है, अफीम या दूध या उसके अंदर नहीं मिल रहा है, ये तो जाके मेडिकल स्टोर के ऊपर लेकर आ रहे, वहां से इंजेक्शन लगा रहे। इंजेक्शन अब आप देखिए तो ये जब तक हमारी जो ये समाज की कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें हो जाती है। बड़ी बात है, आज कितना लीगली हुक्का बार है, क्लब्स कितने ज्यादा खुल गए, हुक्का बार है। हुक्का के लिए बोला जाता है कि उसके अंदर कोई नशा नहीं होता, पर ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी नशा है। जब
वही चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है। देखिए नशा क्यों सबसे ज़्यादा बढ़ता है, एक तो उसकी अवेलेबिलिटी, दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा उसके अंदर समाज के अंदर जो है कि एक लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ रही है कि ये चीज़ नॉर्मल है। तो ये जब सारे कारण मिल जाते हैं तो उसकी वजह से नशा बढ़ जाता है। अगर आप इनकी अवेलेबिलिटी कम कर दोगे, ऑब्वियसली लोग कहाँ से उसको लेंगे। दूसरी उसकी एक्सेप्टेंस कम करो, जैसे स्पेशली पेरेंट्स को ये बात समझने की बात है कि आपका बच्चा आपको देखकर सीख रहा है। अगर आप उस चीज को बंद कर दोगे कि नहीं हमारे घर के अंदर ये नहीं चलता, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, आप चाहे इसको वो शेम वाला फैक्टर देना चाहिए, शेम वाला फैक्टर देना है। अगर आप कहीं से भी कहते हैं ठीक है आप 18 के बाद पी सकते हो, आप 20 के बाद पी सकते हो, 24 के बाद पी सकते हो, या फिर जब आप बड़े हो जाओगे चलो बाहर पी सकते हो, घर के अंदर नहीं पी सकते। जब हम ये कंडीशंस लगाते हैं ना तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है धीरे धीरे वो चीज, क्योंकि ये नशा है। सबकॉन्शियसली तो आप उसको प्रोवोक कर ही रहे हो कि आप कर सकते हो पर यहाँ नहीं कर सकते, पर वो आपके ब्रेन पे इफेक्ट करता है। जब ब्रेन के इफेक्ट इसका ज्यादा बढ़ जाता है तो दिमाग ये लिमिट्स भूल जाता है कि नशा कब करना है, कहाँ करना है, किसके साथ करना है। दिमाग सिर्फ एक ही चीज मांगता है कि मुझे किसी भी हालत में सिर्फ नशा मिल जाए, चाहे तो मेरे परिवार का बुरा हो, चाहे मेरे पैसे खत्म हो, चाहे मेरा एकेडमिक ग्रेड खत्म हो, चाहे मेरा काम खत्म हो, सिर्फ उसको नशा दिखता है। अच्छा धर्मवीर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर जी, मुझे इकबाल का कहा हुआ कभी एक शेर याद आता है कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, नहीं संभलोगे घर तो मिटकर रह जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। और कहीं ना कहीं जो नशा जिस तरह से बढ़ रही है स्थितियों से और जाती दिखाई पड़ रही है। प्रशासन से ज्यादा जरूरी जो भूमिका है मैं समझता हूं समाज की इसमें हो जाती है। समाज किस तरह से इसमें सहभागिता अपनी निभा सकता है, इसके साथ ही जागरूकता के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाने चाहिए घरों के स्तर पर? जागरूकता हर युग में हमेशा जरूरत रही है और उसको लगातार होना चाहिए, वो निरंतरता जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन जो चीज, जो वस्तु या नशा सहज सुलभ हो जाए, ब्याह शादियों की तरह वो दुकानें सजने लगे, पराकाष्ठा हो जाती है कि आप देखेंगे पहले दुकानें शराब की छोटी होती थी, अब वो 36 फुट की होगी, 12 फुट से, और लेविश और बनाया जाता है आजकल। कितना अट्रैक्शन है, जबकि ये सारे गैर कानूनी हैं। आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, आप प्रचार नहीं कर सकते, और ई सिगरेट अभी बताया हुक्का बार का कानून सम्मत नहीं है। अनिल साहब को पता है, इन्होंने छापे लगाते हैं, बरामद करते हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है, तो इसमें समाज की क्या भूमिका होगी? अच्छा अनिल जी, जिस तरह से धर्मवीर जी ने एक बड़ा सवाल उठाया, कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट है और राजनीतिक दबाव भी इसमें, अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें एक बड़ी चीज हो जाती है। नहीं देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप का तो ऐसा कोई उदाहरण मेरे पीरियड में तो नहीं आया, लेकिन हाँ ये है कि कहीं ना कहीं समाज के कुछ वर्ग के लोग बाग ये अप्रोच करते हैं कि भाई इसको ठीक करिए, कुछ करने के लिए अप्रोच ये भी करते हैं। लेकिन हाँ हमारे सामने एक सबसे बड़ी मुसीबत ये आती है कि उसका फिर आगे करें क्या, उसको कैसे उसकी काउंसलिंग कराएं, कैसे उसकी जो प्रवृत्ति है उसको नशा मुक्ति केंद्र तक ले जाकर उसको कैसे ठीक कराएं। हमारे सामने तो ये घर के अंदर पता लगता है कि माँ बाप आके बताते हैं कि ये चोरियां करने लग गया, इसको नशा के लिए चेक किया तो इसने हमारे घर अच्छा बर्तन ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूं। सबसे पहले विनोद जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से नशा बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ होना चाहिए संक्षिप्त में विनोद जी? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने अभी बताया था समाज की वास्तव में बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि सरकार को तो उससे मॉनिटरी बेनिफिट होता है, तो उस तरफ से तो हम ज्यादा आशा रख नहीं सकते, पर समाज को अपना सक्रिय योगदान जी निभाना चाहिए, अवेयर रहे। ठीक है, बात समाज में इस प्रकार की गतिविधियां चलें जिससे कि लोगों को ये लगने लगे कि ये गलत चीज है। ठीक है अनीता जी, मैं आपका रुख कर रहा हूँ, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। बड़ा योगदान है, परिवार को इसके अंदर अहम भूमिका निभानी चाहिए, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन आपका टू एंड फ्रो होना चाहिए। आप अपने बच्चों के साथ इसके बारे में बताएं, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स बताएं। अगर कोई बच्चा करता है तो उसको प्यार से इससे बाहर निकालने की कोशिश करें, डॉक्टर्स के पास जाए, मनोचिकित्सक के पास जाए। ये चीज बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो दवाइयों से और साइकोथेरेपी से उसका उपचार पूरी तरीके से संभव है। धर्मवीर जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। मेरा ये है कि सरकारें नशे का व्यापार बंद कर दें। वो कहते हैं कि शराब की दुकानें नहीं होंगी तो हम विकास नहीं होगा, जबकि हो रहा है उल्टा। जेलों में जगह नहीं है शराब की वजह से, अपराध में कमी नहीं है, रोड दुर्घटना में कारण क्या है, शराब है। तो सबसे बड़ी बात है सहज उपलब्धता नशा खत्म करेगा हमारे देश को।
और ठीक है। पीडी को भी। अनिल जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया संक्षिप्त। जैसा कि कटेवाल साहब बता रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि उसके क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का नशा बिक रहा है, तो जवाबदेही तय हो। जवाबदेही तय करने के लिए हमें और आगे प्रयास करना चाहिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए, उसके बाद में इसके ऊपर कार्रवाई प्रभावी रूप से की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए पंचलाइन में इतना ही। नमस्कार।